students, good evening. Guys, this is the last part of ICCPR और इसके बाद गाइज मैं आपको जैसा बताया था, कल भी वीडियो में बताया था कि इसका कंपेयर मैं करके आपको जो डिटेल एनालिसिस है ICSER से वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड आफ्टर दैट मैं कल इस वीक में आपको बताया था मंडे को ही कि मैं इसे स्टार्ट करूंगी इस सैटरडे या संडे से क्रैश कोर्स की सीरीज। सो टिल देन आई एम वेटिंग फॉर क्वेरीज, सजेशंस, डाउट्स और अगर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है सो आप वो भी मैसेज करो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और उसके बाद मैं फुल फ्लेज में क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर दूंगी जिससे आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट आपको यहाँ पर इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर लास्ट पार्ट। ओके, आर्टिकल 23 कल हमने 22 पे कवर किया था और जहां पर हमारी बात हुई थी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कि आप किसी भी तरीके का ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं ट्रेड यूनियन मतलब बना सकते हो, लेकिन अगर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है तो आप नहीं बना सकते हो, यानी कि राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन विद एक्सेप्शंस। 23 की अगर मैं बात करूं तो 23 एज अ होल अगर मैं बात करती हूं तो ये पूरे तरीके से फैमिली पे बेस्ड है। मतलब फैमिली में मतलब हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, इन पे बेस्ड है। तो 23 कहता है कि हर फैमिली को प्रोटेक्शन होना चाहिए बाय लॉ, यानी कि फैमिली सिक्योर्ड होनी चाहिए। फैमिली से सिक्योर्ड होने से मतलब क्या है, आगे अगर मैं बात करूं इस कॉवेनेंट के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले कहते हैं कि एक वुमेन और मेन और वुमेन को राइट है जब वो मैरिजेबल एज जिस कंट्री का, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक एज इसलिए मेंशन नहीं की है गाइस, प्लीज बी माइंडफुल कि यहाँ पर बात इंटरनेशनल एरेना में की जा रही है, यहाँ पर डोमेस्टिक एरेना में बात नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई अगर आप पूरे आर्टिकल्स में, पूरे कोवेनेंट में अगर आप देखोगे, इन्होंने सिर्फ मेजॉरिटी मतलब इन्होंने कोई स्पेसिफिक एज, कोई स्पेसिफिक एरिया कवर नहीं किया है। उन्होंने इन जनरल बोला है कि जो भी मैरिजेबल एज है, यानी कि मैरिजेबल एज आपकी कंट्री, आपके लॉज के अकॉर्डिंग क्या है। अब अगर सपोज इंडिया में मैरिजेबल एज 18 है फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज, तो सब हो सकता है ये यूएस में मतलब 18 लाइक 21 फॉर गर्ल्स और 25। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सो अगर यहाँ पर इस कोवेनेंट में ये मेंशन कर दिया जाता, मैं ये बताती हूँ कि क्यों नहीं कवर किया गया। अगर ये कवर कर दिया जाता कि ओके आप 23 की एज पे ही शादी कर सकते हो, बट इंडियन लॉ कहता है कि नहीं, आप 18 की एज में आप शादी कर सकते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इशू हो जाता। क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमारे अगर कोई इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस कोवेनेंट के अकॉर्डिंग क्लेम करता कि आई एम एट दैट पोजीशन, मेरे को राइट है क्योंकि ICCPR में मेंशन है कि आपकी मैरिजेबल एज इतनी होनी चाहिए, बट मेरी कंट्री फॉलो नहीं कर रही है इस एज को, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, मतलब मेरा स्टेटस क्या होगा। सो इस वजह से इन्होंने सिर्फ मैरिजेबल एज के बारे में बताया है रादर देन गोइंग इन डिटेल कि आप या स्पेसिफाई करने का कि क्या एज होनी चाहिए, यानी कि मैरिजेबल एज यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो राइट ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ मैरिजेबल एज टू मैरी एंड टू फाउंड फैमिली। फैमिली में आपको हस्बैंड, वाइफ और बच्चों की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि मैरिज होनी चाहिए, फ्री एंड फुल कंसेंट से होनी चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों की जो लाइक इक्वालिटी ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पाउसेस, यानी कि दोनों स्पाउसेस पे इक्वल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैरिज के दौरान भी, ड्यूरिंग मैरिज भी और एट द डिसोल्यूशन, यानी कि टूटने के वक्त भी। अब यहाँ का बहुत बेसिक सा मैं इसका डिटेल आपको बेसिक सा एक एग्जांपल देती हूँ। इंडिया में जैसे कि अब बहुत लाइक अभी तो बहुत सारे हर इंडियन लॉज आर गवर्न बाय, मतलब पर्सनल लॉ से गवर्न होता है मैरिज और डिवोर्स। हिंदू लॉ का अलग पर्सनल लॉ है और मैरिज मुस्लिम लॉ का एक अलग पर्सनल लॉ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ हिंदू का तो हिंदूज में हिंदूज मैरिज एक्ट है, वो उनके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। मुस्लिम्स का डिफरेंट है, मुस्लिम्स के डिसोल्यूशन के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, मुस्लिम वुमेन को डिफरेंट ग्राउंड्स दिए गए हैं, हिंदू वुमेन्स को डिफरेंट ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात होती है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि अगर मैरिज के दौरान आप एक हस्बैंड वाइफ का एक इक्वल स्टेटस है, उन पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेम एज विथ डिसोल्यूशन, यानी कि राइट
डिसोल्यूशन यानी कि डिवोर्स लेने का या अलग होने का राइट दोनों हस्बैंड और वाइफ को इक्वली होना चाहिए। और अगर ये डिसोल्यूशन पे किस्सा आता है, बात आती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी मेंटेन, मतलब प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए कि चिल्ड्रन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यही चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड। सो दैट्स वेयर आप देखे होंगे कि मेंटेनेंस होते हैं, जिसमें मेंटेनेंस की बात की जाती है, जो भी मतलब स्पाउस अलग होते हैं, चिल्ड्रन को मेंटेन करने, चिल्ड्रन की कस्टडी होती है। तो ये सारे हमारे इंडियन लॉज आर इन कन्फर्मेटिव विद दिस कॉवेनेंट। सो अगर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूं, सो 24 में चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। सिंपल चिल्ड्रन, अभी तक आप देखोगे फैमिली बनाने की बात की जा रही है, शादी की, देन उसके बाद कंसेंट होना चाहिए शादी का, एंड देन उसके बाद बोला गया है कि आपको शादी में नहीं रहना है तो डिसोल्यूशन पे भी आपको इक्वल राइट्स होने चाहिए और चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड होने चाहिए अगर कोई ऐसा केस होता है। आगे आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, अब चिल्ड्रन की बारी आती है। चिल्ड्रन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चिल्ड्रन के बीच में, और उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। उन्हें इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन उनका करवाना चाहिए और उनको एक नाम प्रोवाइड, मतलब नाम देना चाहिए। यानी ये सारे चाइल्ड के राइट हैं और उनकी राइट है एक टू एक्वायर ए नेशनैलिटी ऑन द बर्थ, यानी कि चिल्ड्रन के नाम पे क्या क्या राइट्स हैं, उनको नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, इमीडिएटली रजिस्टर होना चाहिए और उन्हें इनका नेम होना चाहिए। सो ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 24 ऑफ ICCPR में मेंशन है। सो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो आर्टिकल 25 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सभी पे जाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट में बता दूं, ये यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास राइट है इलेक्ट करने का, अपने कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अपने चॉइस पे, मतलब आपको वोट करने का राइट है, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है, आपको पब्लिक अफेयर्स में अपॉर्चुनिटी का राइट है, आपको अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में बजाना चाहते हो तो उसमें भी जाने का राइट है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शन से रिलेटेड बात की गई, यानी कि 24 में राइट टू वोट के बारे में बात की गई है। इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो आर्टिकल 26 है। गाइज ये आर्टिकल इसलिए मैंने, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है, ये है इक्वल, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ इज डिफरेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सारे पर्सन्स इक्वल हैं लॉ के सामने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट्स अ बेसिक आर्टिकल, और ये स्टार्टिंग में भी था लेकिन वहाँ पे टर्म्स थोड़े से चेंज थे, वहाँ पे टर्म वर्ड्स में चेंजेस थे। सो अगर मैं मूव करती हूँ लास्ट आर्टिकल की तरफ, सो ये कहता है कि जिस स्टेट में एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनको कोई उनके राइट को डिनाई नहीं करना होगा, उनकी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी मतलब प्रोहिबिटेड टर्म्स में नहीं बोलना होगा, उनको अपना कल्चर एंजॉय करने का, प्रोफेस करने का, और दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन टर्म्स ऑफ और इन देयर ओन लैंग्वेज। सो अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ, देन आप देखोगे कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड ऑल आर इंजॉइंग देयर रिलीजियस फ्रीडम इक्वली, और सभी को इक्वल फ्रीडम दिया गया है अपनी लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज यूज़ करने का, अपनी मदर टंग यूज़ करने का। और इंडिया में आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बट देयर आर नंबर ऑफ मदर टंग्स, मतलब वो कम्युनिटी वाइज मदर टंग डिवाइडेड हैं। साउथ की डिफरेंट है, नॉर्थ इज डिफरेंट, नॉर्थ इज डिफरेंट, वेस्ट इज डिफरेंट। सो हर इंडिया में अगर मैं देखूँ तो बात करूँ तो डाइवर्सिटी की बात की गई है। यहाँ पे एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एवरी टाइप ऑफ माइनॉरिटीज एग्जिस्ट, एंड एवरी वन इन of these minorities on this minority basis are saved of their provided with their protection of laws. So उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया है लॉ में, सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो इनके बाद सबसे लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने, आप देखोगे कि 27 के बाद 53 पे मैं आई।
एक्चुअल में आफ्टर 28 मतलब 27 28 से लेके 52 तक अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ कमिटी लाइक ये पूरे कोवेनेंट को किस तरीके से इम्पोज करना है, किस तरीके से चलाना है, इस कोवेनेंट में किस तरीके से पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी, कैसे सिग्नेचर्स होंगे, या कोवेनेंट के अकॉर्डिंग कंट्रीज काम कर रही है, इसको देखने के लिए कमिटी बनाई गई, उस कमिटी में कौन होगा, किस तरीके, सो दैट इज नॉट रेलिवेंट part of the competitive exams. So what is relevant, I have already covered all the part. यहाँ पर 53 को मैं इसलिए कवर की हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको देखोगे लैंग्वेजेस की बात की गई है. सो यहाँ पर 5 लैंग्वेज मेंशन की गई है गाइस. यहाँ पे अरबिक भी है, लेकिन अरबिक को इन्होंने मेंशन इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि कुछ टेक्स्ट इनके मिसिंग थे. लेकिन अगर आप सर्च करोगे ऑन वेबसाइट तो 6 लैंग्वेजेस हैं और सारी लैंग्वेजेस में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. सो वी हैव 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि यूएन की भी लैंग्वेज है. दीज आर दी लैंग्वेजेस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, मतलब चार्टर में जितनी है या यूएन में जितनी भी ऑफिशियल डीलिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये 6 जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में ये सारे कोवेनेंट प्रेजेंट है. So this is all about ICCPR. So next जैसा मैं बताई हूँ तो मैं उसको कवर करूँगी और उससे रिलेटेड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगी. So जैसा मैं बता रही हूँ कि मैं क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ इस सैटरडे या संडे से. So आई एम लुकिंग फॉर सजेशंस एंड फीडबैक्स, और उसके साथ साथ आपकी क्वेरीज या कुछ स्पेशल डिमांड है, कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए, so please do message me that. Okay guys, till then take care, bye bye.